हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का दादू क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है वीडियो मेंस पॉलिटी का रिवीजन करेंगे और हर एक चीज़ को कवर करेंगे। तो चलिए फिर हमारी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो राज्य सरकार है उसका जो लेख है उससे संबंधित जो हमें प्रावधान देखने को मिलते हैं वो हमें भारत के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 में देखने को मिलते हैं। यानी राज्य सरकार से संबंधित जितने भी जो प्रावधान है वो इन अनुच्छेदों में किए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक। इसमें जो है आपको पता है कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, इसके अधीन हम 3 पिलर्स को देखते हैं। तो हमारी राज्य कार्यपालिका, एक हमारा राज्य विधानमंडल जिसको व्यवस्थापिका कहते हैं, जो हमारे कानून बनाती हैं, और उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय जो है कानून को हम कह सकते हैं कि उनका इम्प्लीफाई देखते हैं, भाई कितना उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यह संविधान की रक्षा करने के लिए तो उच्च एवं अधीनस्थ जो न्यायालय है उसको हम देखते हैं। राज्य कार्यपालिका की बात करें तो इसका जो उल्लेख है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 167 किससे संबंधित है? राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। राज्य विधानमंडल की मैं बात करूं तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 213 किससे संबंधित है? राज्य विधानमंडल के से संबंधित जितने भी जो प्रावधान है वो इन अनुच्छेदों में बताए गए हैं। उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय की मैं बात करूं तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 237। अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 237। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका में हम किस किस को शामिल करते हैं? राज्यपाल को शामिल करते हैं, मुख्यमंत्री को करते हैं, मंत्रिपरिषद को करते हैं, और राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल, उनको हम शामिल करते हैं। तो ये जो है 4 अंग होते हैं राज्य किसके? कार्यपालिका के। तो और इससे संबंधित अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 167। और भाग कौन सा? संविधान का भाग है हमारा छठा भाग है। राज्यपाल जो होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। आज हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हो गए उससे संबंधित सारी जो जानकारी हैं आज हम देखेंगे। तो चलिए फिर, राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख इसलिए होता है क्योंकि संविधान की जो रक्षा का उत्तरदायित्व है राज्य में वो सौंपा गया है राज्यपाल को। जब आपको पता है कि संवैधानिक तंत्र या संवैधानिक जो विफलता आती हैं, संविधान के जो नियम है उनके अनुसार अगर राज्य में शासन नहीं होता है तो इसको संवैधानिक विफलता करार देते हुए जो है राज्यपाल राष्ट्रपति को नोटिस भेजते हैं या फिर रिपोर्ट देते हैं कि भाई राज्य में जो संवैधानिक तंत्र विफलता आ गई है, आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर दीजिए। तो इस प्रकार जो है संविधान को या संविधान के जो नियमों का उल्लंघन होने से बचाता है हमारा राज्यपाल किसी भी राज्य के अंदर। तो ये जो है संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यकारी प्रमुख होता है। हर जो कार्य है राज्य में वो इसी के नाम पर होंगे, किसके? राज्यपाल के नाम से होंगे। और हेड ऑफ स्टेट होता है वो किसी भी राज्यपाल का, किसी भी राज्य का जो प्रतिनिधि के रूप में होता है। तो हेड ऑफ स्टेट भी होता है, राज्य का मुख्य होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है और कार्यकारी प्रमुख होता है। तो इस प्रकार हम राज्यपाल ये रूप देखने को मिलते हैं। राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है और राज्य का जो है राज्य का भी कार्यकारी प्रमुख है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, हेड ऑफ स्टेट है। तो इस प्रकार यह दोहरी भूमिका राज्यपाल निभाता है। एक तरीके से वो केंद्र सरकार का एजेंट है। क्यों एजेंट है? क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही ये जो है पद धारण करते हैं। तो इसकी वजह से जो है राज्यपाल दोनों तरीके से भूमिका निभाता है, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी और राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में भी। तो ये बातें थी राज्यपाल के जो है प्रमुख होने के नाते। और अगली बात है कि अनुच्छेद 153 के तहत जो है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में जो आता है और उसके अनुसार कहा जाता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों को जो है 1 या 2 से अधिक जो राज्य हैं उनका राज्यपाल बनाया जा सकता है। और इसमें जो है इनका वेतन का अनुपात कौन डिसाइड करेंगे? या राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। और वेतन आपको पता है कि राज्य की संचित निधि से ही मिलता है। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1956 उसके तहत यह व्यवस्था की कि नहीं भाई, एक व्यक्ति को हम 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि हर एक राज्य में तुरंत एकदम राज्यपाल नियुक्त करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसकी वजह से जो है यह व्यवस्था की गई थी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा।
अगला है कि भाई जो राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में बताई गई है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 के तहत बताई गई है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका जो प्रयोग है इस संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ जो अधिकारी है उनके द्वारा करेगा। तो अनुच्छेद 154 में जो राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की मैं बात करूँ तो अनुच्छेद 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो है प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित जो अधिपत्र है उसके द्वारा नियुक्त करता है और संबंधित राज्य का जो मुख्य सचिव है वो इस वारंट को पढ़कर सुनाता है। तो मुख्य सचिव जिस भी राज्य का होगा, अगर किसी व्यक्ति को मतलब ए राज्य में अगर नियुक्त किया जा रहा है तो ए राज्य का मुख्य सचिव जो है इस वारंट को पढ़कर सुनाएगा। तो इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के 1979 की व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि आपको पता है कि जब ये केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है तो हमें ये रहता है कि वो केंद्र सरकार के अनुसार काम करेगा। केंद्र सरकार में अगर अलग पार्टी की जो है सरकार है तो वो जो है अपनी पार्टी का व्यक्ति को नियुक्त करेगा राज्य में। तो ये हमें ऐसी व्यवस्था मतलब हो सकती है, ऐसी धांधली हो सकती है। लेकिन जो है उच्चतम न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय उसके 1979 की जो व्यवस्था है उसके अनुसार राज्य में जो है राज्यपाल का कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय न तो ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ है और न ही ये केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार है। तो उच्चतम न्यायालय ने एक तरीके से साफ कह दिया कि भाई ये जो आप देख रहे हो राज्यपाल को, ये केंद्र सरकार के अध्ययन के रूप में ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है और न ही ये कोई रोजगार है। ये एक तरीके से स्वतंत्र कार्यालय है और ये अपने अनुसार विवेकानुसार कार्य करेगा। और आपको पता है कि राज्यपाल के जो विवेकानुसार कार्य है वो हमारे संविधान में उल्लेखित है, लेकिन हमें राष्ट्रपति के जो विवेकानुसार जो विवेक का अधिकार जो है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो उनका जो मतलब स्पष्ट उल्लेख जो है राज्यपाल के जो विवेक अधिकार है उनका हमें उल्लेख देखने को मिलता है संविधान में, लेकिन राष्ट्रपति के संबंध में ऐसा हमें कोई देखने को प्रावधान नहीं मिलता है। संविधान जो लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं जो है बन गई हैं, कुछ परंपराएं अपनाई गई हैं। वैसे हम देखेंगे कि इसकी योग्यता वगैरह, लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं जो है बन गई हैं। जब भी राज्यपाल को नियुक्त करते हैं किसी व्यक्ति को तो राज्यपाल के रूप में किसी अन्य राज्य में, तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी जो व्यक्ति हैं, मान लीजिए ए राज्य में अगर उसको नियुक्त किया जा रहा है तो वो जो व्यक्ति हैं वो ए राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि अगर वो ए राज्य का निवासी होगा तो वो स्थानीय राजनीति से परिचित होगा, वो जानेगा कि यहाँ पर कितने वोट बैंक है वगैरह वगैरह, इसको सारी जानकारी होगी राजनीति की, वहाँ की स्थानीय पॉलिटिक्स की। तो इसकी वजह से जो है ये हमारी हम कह सकते हैं कि प्रशासन में ये अड़चन आएगी। तो राज्यपाल जो है ये अपनी पार्टी से जो है अपनी जो पार्टी है उससे संबंधित कार्य करेगा, ना कि एक तरीके से स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में। तो इसकी वजह से उसको स्थानीय जो राजनीति है वहाँ से इसको रखा गया, मुक्त रखा गया है। तो आपको मतलब जब भी अगर आप राज्यपाल को नियुक्त करने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि भाई उस राज्य का जो निवासी है वो नहीं होना चाहिए। दूसरी परंपरा यह बनी हुई है कि राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जो राष्ट्रपति है वो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से क्या लेंगे, सलाह मशविरा लेंगे, ताकि जो है एक तरीके से तालमेल बैठाया जा सके। राज्यपाल जो है वो क्या मुख्यमंत्री जो है वो उससे क्या हो एक तरीके से संतुष्ट हो, तो उसकी वजह से क्या प्रशासन अच्छी तरीके से चलेगा। जो राज्य का जो कानून व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से बनी रहेगी और राज्य के जो नियम वगैरह जितने भी कानून वगैरह पारित हो गए तो उसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। अगर तालमेल नहीं है, अगर मान लीजिए हमारे जो राजस्थान की मैं बात करूँ, राजस्थान में कलराज मिश्र और हमारे जो अशोक गहलोत हैं, अगर इनके मध्य अच्छे संबंध नहीं हो तो हर चीज़ में यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो इसकी वजह से ये रखा गया है कि भाई राज्यपाल की जब भी नियुक्त करें तो आप उस मुख्यमंत्री से सलाह मशवरे कर लीजिए ताकि इनके मध्य जो है मधुर संबंध स्थापित हो सके। तो इसकी वजह से दो परंपरा बनी हुई है, लेकिन हालांकि इन परंपराओं का कभी कभी उल्लंघन भी किया गया है। तो इसकी वजह से हमें उल्लंघन का भी ध्यान रखना है कि कहाँ कब जो है उल्लंघन हमें देखने को मिलता है। तो जो बात करूं उल्लंघन हमें देखने को कहाँ मिलता है, तो उससे संबंधित मतलब संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा करके ही हमें राज्यपाल की नियुक्ति करनी चाहिए। लेकिन इस बात को कभी कभी जो है फॉलो नहीं किया गया। ये कब नहीं किया गया, ये नहीं किया गया, एक तो जम्मू कश्मीर में, दूसरा हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में जब जो है राज्यपाल जगमोहन की जब नियुक्ति हो रही थी 1981 में, तब वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, उनसे सलाह नहीं की गई थी। इसके विरोध में जो है फारूक अब्दुल्ला वाली जो सरकार है
मंत्रिपरिषद है उसने इस्तीफा दे दिया था। तो हमें ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ने ही त्याग पत्र दे दिया कि भाई आपने हमसे सलाह नहीं की जब आप जगमोहन राज्यपाल की जो है नियुक्ति कर रहे थे हमारे राज्य में। तो इसकी वजह से 1981 में ये हमें देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर जो है सेकंड जो हम परंपरा देखी थी वो फॉलो नहीं हुई थी। और 1988 में पश्चिम बंगाल में बात करूँ, टीवी राजेश्वर की जब नियुक्ति की जा रही थी मुख्यमंत्री के रूप में, तो ज्योति बसु नहीं राज्यपाल के रूप में, तो वहाँ की जो मुख्यमंत्री थी ज्योति बसु, उससे सलाह किए बिना नियुक्त किया गया था। तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। और अन्य मैं बात करूँ, पहली जो हमारी परंपरा थी कि आपको संबंधित राज्य का जो राज्य व्यक्ति है उसको राज्यपाल नहीं बनाना है, इस बात का भी जो है कभी कभी फॉलो नहीं किया गया है। और ये कब नहीं किया गया, ये तो एक तरीके से पश्चिम बंगाल में जो है जब एच.सी. मुखर्जी की नियुक्ति हो रही थी तो वो एच.सी. मुखर्जी पश्चिम बंगाल के ही थे और उनको पश्चिम बंगाल का ही क्या बना दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया। जम्मू कश्मीर के जो डॉक्टर करण सिंह थे और उन्हीं को जो है जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया। सरदार उज्जवल सिंह जो पंजाब के थे और उन्हीं को पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि भाई जो फर्स्ट परंपरा थी कि भाई उस संबंधित राज्य का जो है राज्यपाल नहीं होना चाहिए, तो लेकिन इस बात को भी कभी कभी फॉलो नहीं किया गया, उसका उल्लंघन किया गया है। अन्य में बात करूँ, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकारी आयोग गठित होता है और सरकारी आयोग जो है केंद्र और राज्य के जो मधुर संबंध स्थापित करने के लिए भाई क्या क्या हमें कुछ नया करना चाहिए, इसके लिए जो सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में, उस सरकारी आयोग ने भी कुछ सिफारिशें दी हैं कि भाई आप राज्यपाल की नियुक्ति करें तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर मैं बात करूं सरकारी आयोग में तो इसमें कौन कौन से थे, तो आर.एस. सरकारिया थे, एस.आर. सेन थे और शिवरामन थे। तो ये जो है 3 व्यक्ति शामिल थे सरकारी आयोग में। कौन कौन से, सरकारिया, एस.आर. सेन और शिवरामन। और इन्होंने जो जनवरी 1988 में जो है इसका मतलब इस जो समिति थी, आयोग था, उसने अपना प्रतिवेदन जो है दिया था, यानी रिपोर्ट दी थी। तो इस प्रकार देखते हैं कि भाई सरकारी आयोग ने कौन कौन सी सिफारिशें दी राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में। तो राज्यपाल की नियुक्ति में उन्होंने कहा कि भाई संघ में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके अलावा किसी दूसरी पार्टी द्वारा शासित राज्य में संघ में शासित पार्टी के किसी व्यक्ति को जो है राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे जो है केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है और हमारे जो राज्य में है वो कांग्रेस की सरकार है, तो जब भी आप जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यपाल को नियुक्त करें यहाँ पर राजस्थान में, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो बीजेपी का व्यक्ति को नियुक्त ना करे, ताकि जो है केंद्र सरकार की जो एक तरीके से राजनीति होगी बीजेपी वाली, वो जो है कांग्रेस से यहाँ पर विरोधी स्वरूप में दिखाई देगी। तो उसकी वजह से जो है तालमेल नहीं बैठ पाएगा मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई आप जब भी नियुक्त करें तो संघ में सत्तारूढ़ पार्टी है उसके अलावा किसी दूसरी पार्टी के द्वारा अगर शासित है राज्य में कोई सरकार, तो संघ में शासित पार्टी के किसी व्यक्ति को यहाँ पर राज्यपाल नियुक्त करने से बचे। तो उन्होंने फर्स्ट सिफारिश ये दी थी। दूसरी सिफारिश उन्होंने ये दी थी कि भाई जब भी राज्यपाल की नियुक्ति करें तो उससे संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा किया जाना चाहिए। ये तो परंपरा फॉलो भी की जा रही है और हमने देखा था कि कब कब इसका उल्लंघन किया था। एक तो पश्चिम बंगाल में, दूसरा में देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर में जो है उल्लंघन देखने को मिलता है। तीसरी सिफारिश उन्होंने ये दी कि भाई राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो। ये इसलिए उन्होंने कहा ताकि जो है राज्यपाल जो राज्य को है कुछ आउटपुट देखने को मिले। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है तो जब भी वो कार्य क्षेत्र में जाएगा तो वो जो है अपनी प्रतिभा का क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा, ताकि जो है राज्य को कुछ फायदा मिल पाए। तो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो, ऐसा कहा कि इसने सरकारी आयोग ने। चौथी सिफारिश उनकी ये थी कि जिस प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उसे वहां का निवासी नहीं होना चाहिए। इस परंपरा को तो फॉलो किया जा रहा है और हमने देखा था कि कब कब इसका उल्लंघन किया गया था। पांचवी सिफारिश उन्होंने ये दी कि राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए। अब उसको राजनीति से क्या ले लेना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, उसी व्यक्ति को यहाँ पर राज्यपाल नियुक्त करे, ताकि जो है पॉलिटिक्स से क्या रहेगा, वो दूर रहेगा और राज्यपाल के रूप में अच्छी तरीके से कार्य कर पाएगा। पांचवी सिफारिश, छठी सिफारिश उन्होंने ये की कि भाई आप 5 वर्ष की जो निश्चित पदावधि रख दीजिए, किसके लिए, राज्यपाल के लिए, ताकि जो है एक तरीके से वो स्वतंत्र होकर कार्य कर पाए। अगर उसको अपनी जॉब का मतलब हम कह सकते हैं कि अपने पद का खतरा रहेगा तो वो हमेशा यही रहेगा कि भाई कल मुझे वापस केंद्र सरकार बुला लेगी, तो इसकी वजह से जो है अच्छी तरीके से वो निर्णय वगैरह नहीं ले पाएगा। अगर आपको पदावधि है तो 5 साल तक आप अच्छी तरीके से निर्णय वगैरह बना सकते हैं। तो ये उन्होंने सरकारी आयोग जो था उसने कुछ सिफारिशें दी थी जो हमें याद रखनी है।
अगला आता है कि सन 2005 में वीरप्पा मोइली जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसकी अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था और 2010 में इसने प्रतिवेदन दिया था। मेन बात यह है कि इस आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाने की बात कही थी। अब उन्होंने कहा कि भाई आप कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर आ जाए, ताकि जो है एक तरीके से केंद्र सरकार की मनमानी ना हो, मतलब एक तरीके से राज्य राष्ट्रपति या फिर मंत्रिपरिषद की जो मनमानी ना हो। तो उन्होंने कॉलेजियम जो व्यवस्था को अपनाने के लिए सिफारिश दी थी और प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को तो इसका अध्यक्ष बनाना चाहिए कॉलेजियम का, और इसके अलावा उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं इसके सदस्य हो गए। लेकिन इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि राज्यपाल के जो पद है ये इतना ज़्यादा एक तरीके से जटिल पद, उसको नहीं बना देना चाहिए, मतलब एक तरीके से नियुक्ति के संदर्भ में, क्योंकि नियुक्ति के संदर्भ में बहुत सारे अनेक पद हम अलग अलग देखने को मिलते हैं। अगर आप राज्यपाल को ऐसा मतलब पद बना देंगे तो फिर कठिन हो जाएगा। तो इसकी वजह से उन्होंने जो है सरकार ने ये सिफारिश नहीं मानी थी कि भाई नहीं, कॉलेजियम व्यवस्था ठीक नहीं है। तो लेकिन आपके लिए तो क्वेश्चन बन गया कि किस आयोग ने ये सिफारिश दी थी, तो वीरप्पा मोइली जो था द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, उसने जो है ये सिफारिश दी थी। अगला ये है कि आपको पता है कि जब राज्यपाल है उसकी नियुक्ति सीधे निर्वाचन के तौर पर की जाती है, मतलब एक तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा इसको नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन जब संविधान सभा में हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय कुछ विकल्प आए कि भाई राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किस प्रकार करे। तो बहुत सारे अनेक प्रकार के विकल्प रखे गए कि आप जो है कॉलेजियम व्यवस्था को अपना लीजिए या तो फिर आप उसका चुनाव करवा दीजिए राज्य में। तो उन्होंने काफ़ी तरह के विकल्प रखे, लेकिन उन सबको नहीं माना गया। केवल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति को ही यहाँ पर सही विकल्प माना गया था। तो हम देखते हैं कि ये क्यों अपनाया था सही। तो उन्होंने इसलिए अपनाया था कि भाई निर्वाचन अगर होगा, निर्वाचन से फिर राज्य में स्थापित जो संसदीय जो व्यवस्था है उसकी स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि दो हेड, एक तो संवैधानिक प्रमुख और एक जो है वास्तविक जो प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, अगर उन दोनों का ही आप निर्वाचन कराएंगे तो फिर संसदीय जो स्थिति है वो मतलब बिगड़ जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। एक व्यक्ति के हाथ में पावर होनी चाहिए। हाँ, आप राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख बना सकते हो, हर आप निर्णय जो है मुख्यमंत्री पर छोड़ दीजिए। तो उन्होंने जो है निर्वाचन से अगर हम लेकर आ जाते हैं तो फिर क्या होगा, स्थापित जो संसदीय व्यवस्था है उसकी स्थिति क्या हो सकती है, प्रतिकूल हो सकता है। दूसरा, उन्होंने ये कारण माना कि अगर हम चुनाव से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के जो चुनाव अगर हम करवाते हैं एक राज्य में, और चुनाव से क्या होगा, फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप सब वोट बैंक के पीछे भागेंगे, कोई अच्छी तरीके से कार्य नहीं करेगा। अगर राज्यपाल अलग पार्टी का हो गया, मुख्यमंत्री भी अलग पार्टी हो गया, तो हमेशा उनकी पार्टी वाली जो नीति है उसका विरोध रहेगा। तो उसकी वजह से जो है इसको भी नहीं माना गया कि अगर चुनाव भी नहीं रखेंगे, नहीं निर्वाचन रखेंगे। फिर आपको पता है कि उन्होंने ये कारण दिया कि हमने राष्ट्रपति की नियुक्ति को ही केवल क्यों सही माना, क्योंकि राज्यपाल जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, इसलिए चुनाव जैसे हम जटिल प्रक्रिया जो है बनाना व्यवहारिक नहीं है। ठीक है ना, चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया हम नहीं ला सकते। हमें केवल एक व्यवहारिक पद है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। तो इसकी वजह से हम इसके जो चुनाव है, उसकी प्रक्रिया है, इसको हम जटिल नहीं बना सकते। तो उन्होंने केवल राष्ट्रपति की नियुक्ति को ही सही चुना। चौथा, उन्होंने ये कारण दिया कि राज्यपाल यदि निर्वाचित होता है तो वो किसी राजनीतिक दल से संबंधित होगा। ये तो डेफिनेटली पता है, किसी पार्टी से ही बिलोंग करेगा, तो जिससे जो है व्यक्ति तटस्थ होकर कभी कार्य नहीं कर पाएगा। वो हमेशा अपने पार्टी के जो है, पार्टी की हम कह सकते हैं कि उन्हीं की जेब भरेगा और पार्टी के लिए वो काम करेगा। वो देश के लिए अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा, वो राज्य के लिए अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। दूसरी, राज्यपाल जो है दोहरी भूमिका निभाता है। उन्होंने ये कारण दिया था, यहाँ पर छठा कारण होगा, एक मिनट, ये चौथा है, यहाँ पर पांचवा होगा। ठीक, पांचवा, राज्यपाल जो है दोहरी भूमिका निभाता है, अर्थात राज्य का जो प्रमुख और केंद्र का एजेंट, लेकिन जो निर्वाचन है उसकी स्थिति में केंद्र के एजेंट के रूप में वो कार्य नहीं कर पाएगा। फिर वो अपनी पार्टी वगैरह उससे संबंधित हो जाएगा, राज्य में स्थानीय पार्टी से स्थानीय राजनीति संबंधित हो जाएगा। तो उसका जो है केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं होगा फिर, तो ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कभी कार्य नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल की पद अवधि कितनी है, राज्यपाल जो है किसके प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है, कितने वर्ष तक ये शासन कर सकता है, कितने वर्ष तक अपने पद ग्रहण कर सकता है। तो अनुच्छेद 156 में जो है राज्यपाल की पद अवधि के बारे में बताया गया है। उसने कहा कि इसके अनुसार कहा गया है कि राज्यपाल जो है अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे तभी तक जो राज्यपाल पद धारण करेंगे।
राज्यपाल जो है अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी जो है पद धारण नहीं कर लेता। मतलब तब तक वो जो है राज्यपाल के पद पर रहेगा जब तक कोई अगला राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र देते हैं ऑटोमेटिक। जब ये नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं तो त्याग पत्र भी किनको देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल का उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। अगर आपने 5 वर्ष का आपने अगर पद ग्रहण किया है और आप 3 वर्ष तक की मतलब सेवा दे पाते हैं किसी राज्य में राज्यपाल के रूप में, तो आपको 2 वर्ष जो है अन्य राज्य में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। ये बहुत सारे ऐसे राज्यपाल हैं जो दोबारा नियुक्त हुए हैं। राज्यपाल को हटाने का आधार उल्लेख संविधान में नहीं है क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई हटाने का आधार उल्लेख नहीं है। बीपी सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय द्वारा यह निर्णय किया गया था कि उन्होंने कहा कि भाई जब हटाने का कोई उल्लेख नहीं है तो राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से ही रात को ऐसे उसको पद से हटा देगा। तो उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको जो है राजनीतिक आधार पर नहीं हटाना चाहिए कि भाई ये किसी पार्टी से उसने जो है ये बात गलत बोल दी या पार्टी के विरोध बोल दी, तो ऐसी बातों से जो है राजनीतिक आधार पर इसको नहीं हटाना चाहिए। और यहाँ पर अगर राज्यपाल को हटा रहे हो तो उससे संबंधित जो न्यायालय में चुनौती भी दे सकता है। कौन है यहाँ पर राज्यपाल जो है चुनौती दे सकता है केंद्र सरकार को कि भाई मेरे को आपने क्यों हटाया, इस आधार पर क्यों हटाया। तो इस प्रकार चुनौती भी दी जा सकती है और किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक आधार पर यहाँ पर पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो ये था राज्यपाल की पद से संबंधित कि इसकी कितनी अवधि रहती है और किससे संबंधित है, किसको त्याग पत्र देता है और किसके द्वारा नियुक्ति होती है, किसके प्रसाद पर्यंत पर कार्य करता है, हटाने का आधार संविधान में उल्लेख है या फिर नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन कौन सॉल्व करवाता है, ये हमारा आर्टिकल सॉल्व करवाता है। अगला देखिए, सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की थी कि भाई राज्यपाल को जब हटाए जा रहे हैं तो उससे पूर्व राज्यपाल को चेतावनी देनी चाहिए ताकि जो है कुछ या फिर सूचना देनी चाहिए ताकि अपने स्तर पर कुछ अच्छे कदम उठा सके। तो सरकारी आयोग ने ऐसा कहा। 2007 केंद्र राज्य संबंधों की गठित है, तो आपको पता है कि पूंची आयोग जो था उसका गठन किया गया था। तो उस पूंची आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानसभा में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया था। तो एक तो वीरप्पा मोइली जो आयोग था उसने तो कहा था कि कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर आए, और हमारे जो पूंची आयोग है वो कह रहा है कि आप जो महाभियोग की प्रक्रिया को लेकर आए, किससे संबंधित, राज्यपाल को हटाने से संबंधित। तो ये बात नहीं मानी गई थी। तो उसके बाद की बात करूँ, नोट अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति की भांति आपको पता है कि राज्यपाल को भी जो है संविधान के तहत संरक्षण प्राप्त है। यहाँ पर जो किन किन व्यक्तियों को संरक्षण प्राप्त था, या फिर एक तो राज प्रमुख जो है इसका भी नाम आता है इस अनुच्छेद में 361 में, और यहाँ पर राज्यपाल का नाम आता है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति है उनका नाम आता है। तो प्रेसिडेंट, गवर्नर और जो राज प्रमुख है उनका यहाँ पर नाम आता है किसके तहत, अनुच्छेद 361 के तहत यहाँ पर उनको संरक्षण प्राप्त है। यहाँ पर जो है उप राज्यपाल, प्रशासक, आयुक्त तो जैसे यहाँ पर पदों का कोई उल्लेख नहीं है। आपको पता है कि ये किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उप राज्यपाल, प्रशासक, आयुक्त वगैरह नियुक्त किए जाते हैं, तो उनका जो है यहाँ पर उल्लेख नहीं है इस अनुच्छेद में। यहाँ पर केवल प्रेसिडेंट, गवर्नर और हमारा राज प्रमुख का उल्लेख है। राज प्रमुख का भी उल्लेख है, ध्यान रखना। हो सकता है अभी तो राज प्रमुख का हमारा राजस्थान में नाम चेंज करके राज्यपाल कर दिया गया, लेकिन संविधान में आज भी मौजूद है राज प्रमुख नाम। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो राज प्रमुख भी वहां पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी ऐसी 2 योग्यताएं हैं जो आपको तो पूर्ण करनी होगी तभी आप राज्यपाल बनने के लिए योग्य होंगे। तो अनुच्छेद 157 में जो है योग्यता दी गई है, अनुच्छेद 157 में योग्यता दी गई है। कौन कौन सी 2 योग्यता हमें देखने को मिलती हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए और यहाँ पर 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। तो 35 वर्ष और भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। तो 2 तो यहाँ पर योग्यता दी गई है, और यहाँ पर शर्तें दी गई हैं वो अनुच्छेद 158 में दी गई। शर्तें अनुच्छेद 158 में और 157 में उनकी योग्यता है, 156 में उनका कार्यकाल है, पद अवधि है, 155 में आगे हम देखेंगे, और 155 में उनकी नियुक्ति है, और 153 था उसमें यहाँ पर उनका पद के बारे में बताया गया था, और अनुच्छेद 154 में जो है राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर राज्यपाल के पद की शर्तें क्या क्या हैं, तो आप इसको याद रखना कि जो है संसद या फिर राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट और हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, विधान परिषद, उनका जो है ये सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वे किसी भी सदन का सदस्य हैं तो राज्यपाल के पद की शपथ लेने के बाद उसका क्या माना जाएगा, स्थान रिक्त माना जाएगा। तो ये तो है शर्त फर्स्ट। और अन्य शर्त है कि भाई जो राज्यपाल है अपने कार्यकाल के दौरान अन्य किसी भी प्रकार का क्या धारण नहीं करेगा, पद धारण नहीं करेगा। तो राज्यपाल जब राज्यपाल के पद के रूप में जब कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद के रूप में जो है रहता है, नियुक्ति होती है उसकी, तो वो अन्य पद कभी भी धारण नहीं कर पाएगा, मतलब जब तक वो राज्यपाल हैं। और तीसरे शर्त ये है कि राज्य कार्यकाल के दौरान उनकी जो आर्थिक जो उपलब्धियां हैं उसमें कुछ किसी भी प्रकार का कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब एक तरीके से उनके लिए कोई मतलब जैसे कि उनको मिलने वाली सुविधाएं हैं, आर्थिक सुविधाएं, जैसे कि उनको वेतन वगैरह, पेंशन वगैरह मिलता है, तो उसमें हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हालांकि आप उसको बढ़ा सकते हो लेकिन उसको कम नहीं कर सकते हो। तो राज्य कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक जो उपलब्धियां उसमें भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। और राज्यपाल जो है बिना किराए दिए अपने शासकीय निवास हो या शासकीय निवास यानी जो राजभवन है उसके उपयोग का हकदार होगा। और ऐसी उपलब्धियां विशेष अधिकार का जो संसद विधि द्वारा उसको प्रदान की जाती हैं। और जब तक इस निमित्त इस प्रकार की कोई मतलब प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियां, भर्ती और विशेष अधिकारों का जो दूसरी सूची में यहाँ पर निर्दिष्ट है, जिसका उल्लेख दूसरी अनुसूची में है, वहाँ पर इस पर कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं होगा और उनका क्या रहेगा, वो हकदार होगा, उसको मिलनी चाहिए ये सुविधा। तो ये राज्यपाल के पद की याद एक तरीके से सेवा शर्तें हैं। और अनुच्छेद नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा मतलब ये प्रावधान किया गया था कि भाई एक व्यक्ति को हम 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। तो जब उसको नियुक्त किया जाता है तो वेतन के संबंध में यह प्रावधान किया गया था कि वहाँ उस राज्यपाल की उपलब्धि और उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में जो है वेतन में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। यानी राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा ये निर्धारित करेंगे कि भाई कौन सा राज्य कितना देगा और ये राज्य कितना देगा, अगर उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो अगला हम देखते हैं राज्यपाल के पद की शपथ। यह अनुच्छेद 159 में शपथ किसमें, अनुच्छेद 159 में यहाँ पर शपथ का उल्लेख लिखा। राज्यपाल को जो शपथ है संबंधित राज्य के कौन दिलाते हैं, उच्चतम न्यायालय नहीं, जो उच्च न्यायालय होगा यहाँ पर, सॉरी उच्च न्यायालय, संबंधित जो राज्य हैं उसके उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और उनकी अनुपस्थिति में उपलब्ध जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, यहाँ पर वरिष्ठ न्यायाधीश है, यहाँ पर न्यायाधीश के द्वारा नामित व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। कहीं कहीं आपको नामित व्यक्ति देखने को मिलता है और कहीं कहीं आपको वरिष्ठ न्यायाधीश देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वरिष्ठ न्यायाधीश सही होगा और यहाँ पर उच्च न्यायालय का क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो यहाँ पर आप जो है वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवा सकते हैं। तो ये है राज्यपाल के पद की शपथ को कौन दिलाता है इनको शपथ। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल जो है किस किस की शपथ लेता है, मतलब किन किन बातों की शपथ लेता है। तो राज्यपाल अपने पद के कार्यपालन की शपथ लेता है, मतलब एक तरीके से अपने पद का जो क्रियान्वयन करेगा नियमों के अनुसार, संविधान के अनुसार। और राज्यपाल की कृत्यों के यहाँ पर निर्वहन है और पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण और संरक्षण। तो संविधान और विधि के जो है संरक्षण और परिरक्षण की शपथ जो है एक तो हमारे राष्ट्रपति लेते हैं और दूसरे हमारे राज्यपाल लेते हैं। तो ये उनकी शपथ में इसका भी उल्लेख है कि योग्यता से वो संविधान और विधि का क्या करेंगे, परिरक्षण करेंगे और संरक्षण करेंगे। और राज्य की जो जनता है उसकी सेवा और कल्याण की शपथ तो लेते ही हैं। तो इस प्रकार राज्यपाल जो है अपनी शपथ में किस किस की शपथ लेते हैं, एक तो अपने पद के क्रियान्वयन की शपथ लेते हैं, यानी अपने जो कार्यों का निर्वहन करने की संविधान के नियमों के अनुसार। और दूसरी शपथ ये लेते हैं कि भाई वो जो है संविधान और विधि का क्या करेंगे, परिरक्षण करेंगे और संरक्षण करेंगे। और अन्य शपथ ये लेते हैं कि भाई जो राज्य की जो जनता है उसकी हम सेवा और कल्याण के लिए कार्य करूंगा और राज्य को जो हर तरीके से सुख सुविधा प्रदान करूंगा। यदि किसी जो है राज्यपाल को किसी अन्य राज्य का जब अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है तो उसको तब भी उसको या वहाँ पर शपथ लेनी होती है। मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को कितनी बार चाहे राज्यपाल नियुक्त करो, अगर एक दिन में 2 बार राज्यपाल नियुक्त कर दिया तो उसको 2 बार शपथ लेनी होगी। तो ये जो है संविधान में उल्लेख है कि आपको जब भी आप राज्यपाल का नया पद ग्रहण करते हो तो आपको उस समय शपथ लेनी होगी। तो ये था शपथ से संबंधित कि भाई अनुच्छेद 159 में जो है शपथ के बारे में बताया गया है।
वेतन की मैं बात करूं तो राज्यपाल का वेतन है 3,35,000 प्रति माह, जो संबंधित राज्य की संचित निधि या फिर राज्य के जो राज्य कोष हैं उस पर भारित होता है। यदि एक व्यक्ति को दो से अधिक राज्यों के जो बतौर राज्यपाल जब नियुक्त होता है तो वेतन एवं भत्ते जो है राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से क्या करे जाते हैं, राज्य मिलकर प्रदान करते हैं। मतलब राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे भाई कौन कौन सा राज्य कितना देगा। अगला हम देखते हैं राज्यपाल के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। राज्यपाल के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां कौन कौन सी हैं? तो अपने पद पर अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्य पालन के लिए किसी भी जो है न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो अपने पद का जो कर्तव्य, अपने जो है कार्य को जो है क्रियान्वयन ये अपने अनुसार करेगा, स्वतंत्र करेगा, ये किसी भी न्यायालय के प्रति क्या नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की जो है अवधि के दौरान जो है उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक जो कार्यवाही है वो प्रारंभिक नहीं की जा सकती। तो जब वो राज्यपाल बना हुआ है तो उस समय उसके विरुद्ध जो है किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक जो कार्यवाही है वो प्रारंभ नहीं की जा सकती। जब वे अपने पद पर होता है तब उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी आदेश किसी न्यायालय के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। और राज्यपाल का जब पद ग्रहण करता है, उस ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा पश्चात किए गए जो कार्य हैं उसके द्वारा उसके बारे में सिविल करने से पहले उसे 2 माह की पूर्व सूचना देनी होगी। अगर कोई कार्य कर रहे हैं राज्यपाल और राज्यपाल कार्य करने के आप चाहते हैं कि उसका आप सिविल करें, कितना अच्छा कार्य किया है या नहीं किया, तो आपको 2 माह जो है पहले सूचना देनी होगी राज्यपाल को कि भाई हम आपके कार्यों का क्या करने जा रहे हैं, सिविल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 आपको याद रखने हैं राज्यपाल के विशेष अधिकार कि एक तो वो जो है अपने पद या कर्तव्य के जो है प्रति न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, और दूसरे यहाँ पर यह है कि किसी भी न्यायालय में उनके लिए जो उनके विरुद्ध आपराधिक जो कार्यवाही है वो प्रारंभ की नहीं किए जा सकते। और न्यायालय द्वारा जब वो राज्यपाल हैं तो उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता। और उसके जो कार्यों से संबंधित सिविल करना हो तो आपको 2 माह पूर्व क्या देनी होगी, सूचना देनी होगी। राज्यपाल के अब हम देखते हैं कि क्या क्या कार्य और शक्तियां हैं, राज्यपाल क्या क्या कार्य करता है। तो दुर्गादास जो बसु हैं वो कहते हैं कि भाई थोड़े में अगर राज्यपाल की शक्तियां बात करूं तो वो राष्ट्रपति के समान ही है। सिर्फ जो कूटनीतिक और जो सैनिक और संकटकालीन जो अधिकार हैं अगर हम उनको छोड़ दें तो राष्ट्रपति और जो हमारा राज्यपाल है उनकी शक्तियाँ क्या हैं, लगभग सेम ही। ऐसा कौन कहते हैं? दुर्गादास बसु कहते हैं। हाँ, आपको पता है कि राज्यपाल को केवल मतलब एक तरीके से विदेशी संबंध और जो सैनिक हो गया, सैन्य जो है सेनाओं का वो सर्वोच्च सेनापति होता है कौन, राष्ट्रपति, और संकटकालीन आपातकाल वगैरह लागू करता है। तो इस प्रकार ये जो है राष्ट्रपति को केवल अधिकार प्राप्त हैं और इसके अलावा जितने भी हैं वो राज्यपाल को भी प्राप्त हैं। तो राज्यपाल और जो है राष्ट्रपति के कार्यों की तुलना करते हुए दुर्गादास बसु ने कहा कि भाई जो अगर थोड़े में जो राज्यपाल की जो शक्तियां वो राष्ट्रपति के समान ही है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़ दें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्य क्या होंगे, समान होंगे। कार्यपालिका संबंधी अब शक्तियाँ देखते हैं, व्यवस्थापिका शक्तियाँ देखेंगे। तो हर एक जो हम जो है शक्तियों को हम देखेंगे भाई कौन कौन से जो है राज्यपाल जो है उनको शक्तियाँ प्राप्त हैं या फिर कार्य करते हैं। तो अनुच्छेद 154 में मैंने आपको पहले बताया था कि भाई अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका जो शक्ति है, कार्यपालिका जो संबंधित जो शक्तियाँ विद्यमान हैं और इसका जो उपयोग है वो अपने स्वयं के द्वारा या फिर जो अधीनस्थ जो अधिकारी है उनके द्वारा करेगा। अनुच्छेद 166 में जो है ये उल्लेखित हैं या फिर इसके अनुसार राज्य के जो सभी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं तथा जो राज्यपाल है मंत्रियों के बीच विभागों का क्या करते हैं, बंटवारे के संदर्भ में कार्य आवंटन के नियम बनाते हैं। बिजनेस ऑफ रूल्स या एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल्स ये बनाता है कौन, हमारे राज्यपाल महोदय बनाते हैं। जो राज्यपाल, आपको पता है कि जो मंत्रियों के बीच जो विभागों का बंटवारा तो करते हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब, लेकिन उसके जो नियम बनाते हैं बंटवारे के संदर्भ में कार्य आवंटन के जो नियम बनाते हैं वो बनाते हैं कौन, राज्यपाल। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 166 में जो है सभी राज्य के जो सभी कार्य जो हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 163 में यह उल्लेखित है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होगी जिसका क्या प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 163 में आपको पता है कि जो हमारा मुख्यमंत्री महोदय का जो पद के बारे में बताया गया है कि भाई आपको राज्यपाल जो है उसको सहायता देनी है, फिर सलाह देनी है, तो उसके लिए मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री महोदय होंगे। अनुच्छेद 163 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल जो है अपने सब विवेक की शक्तियों को छोड़कर
मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। तो इस प्रकार मैंने उस समय बताया था कि संविधान में जो राज्यपाल हैं उसकी सब विवेकीय शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, लेकिन राष्ट्रपति के संदर्भ में हमें ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। अनुच्छेद 164 की मैं बात करूं तो इसके अनुसार राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री एवं उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को क्या करता है, नियुक्त करता है। ये सब जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। मतलब जो राज्यपाल है मुख्यमंत्री और उनकी सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है मंत्रियों को नियुक्त करते हैं, और ये सभी जो मंत्री है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। तो राज्यपाल उनको कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार अनुच्छेद 164 में यहाँ पर नियुक्ति के संदर्भ में बताए गए हैं, मंत्रियों और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में। और अनुच्छेद 163 में यहाँ पर बताया गया है कि मंत्रिपरिषद और इसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। और अनुच्छेद 166 में हमने देखा था कि जो राज्यपाल हैं वो उसके नाम से ही जो है राज्य में सारे कार्य किए जाएंगे। अगला है कि विधानसभा में बहुमत दल के जो नेता हैं उसको राज्यपाल जो है क्या करते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। लेकिन इस प्रकार की कोई शब्दावली यहाँ पर उल्लेख नहीं है संविधान में कि आपको बहुमत दल के नेता का ही यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना होगा। यहाँ पर राज्यपाल जो है ये मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। हम जानते हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं, और किसी भी जो दल का अगर स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो राज्यपाल जो अपने सब विवेक से कार्य करते हैं। या तो वो किसी मतलब जो दूसरी पार्टी है, जो सबसे बड़ी जो है पार्टी है, उसको आमंत्रित कर सकता है सरकार बनाने के लिए। तो ऐसा कुछ मतलब एक तरीके से अपने सब विवेक जो है, उनका विवेक अपने प्रयोग करके ये सरकार बनवा सकता है राज्य में। तो राज्यपाल जो है इसके संबंध में अपनी सब विवेक की शक्तियाँ रखता है अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है विधानसभा के चुनाव में। मुख्यमंत्री की सलाह पर वो अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और यहाँ पर शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को यहाँ पर बर्खास्त कर सकते हैं, और सभी मंत्री जो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। लेकिन जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी की बात करूँ तो ये विधानसभा के प्रति यानी जो उसके जो है प्रति क्या रहते हैं, वो उत्तरदायी रहते हैं। राज्यपाल को जो संबोधित करते हुए इस्तीफा देते हैं कौन, यहाँ पर मंत्री जो हैं राज्यपाल को संबोधित करते हुए इस्तीफा देंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल जो है मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारा नहीं करता है, लेकिन उनके कार्य आवंटन के क्या बनाता है, नियम बनाता है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा उसमें जो है एक जनजातीय मंत्री को नियुक्त करेगा। किस किस में? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और यहाँ पर उड़ीसा में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल नियुक्ति करेगा। किस किस में? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो इसमें जो है क्या करता है, एक जनजातीय मंत्री की नियुक्त करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ये जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं। 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 में जो है झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है उसको जोड़ा गया था। उससे पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश था और यहाँ पर बिहार था। ठीक है, मध्य प्रदेश था और बिहार था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश, बिहार और हमारा उड़ीसा जो है वो 2006 से पहले अनुच्छेद 164 में जो है यहाँ पर जनजातीय मंत्री की नियुक्ति की जाती थी। कहाँ कहाँ पर? 2006 से पहले MP में, बिहार में और यहाँ पर उड़ीसा में यहाँ पर जनजातीय मंत्री की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन 2006 में 94वां संविधान संशोधन होता है और उसके तहत जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि MP से तो बन जाता है छत्तीसगढ़ और बिहार को काट कर बना जाता है झारखंड। तो इसी प्रकार जो है उनको शामिल कर लिया जाता है और बिहार को यहाँ से हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 165 के तहत वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, एडवोकेट जनरल को नियुक्त करता है और उसका पारिश्रमिक जो है वेतन वो भी तय करता है। महाधिवक्ता का जो पद है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। क्यों? क्योंकि जो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन के संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं और वे किसी विषय पर मंत्रिपरिषद में चर्चा कराने के लिए कह सकते हैं। विधि संबंधी मामलों में भी जानकारी ले सकते हैं। तो अनुच्छेद 167 जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंध को डिनोट करता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन के संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं और किसी भी विषय पर जो है मंत्रिपरिषद में चर्चा कराने के लिए कह सकते हैं और विधि संबंधी जो मामले हैं उसमें जानकारी ले सकते हैं।
अनुच्छेद 167 जो है राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के संबंधों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के संबंधों को क्या करता है, परिभाषित करता है। वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। मैंने बताया था कि वह संवैधानिक प्रमुख होता है। जब भी संवैधानिक जो विफलता आती है राज्य में, जब संविधान के नियमों के अनुसार कार्य नहीं होता है, तो उसकी रिपोर्ट कौन प्रकार देता है, राज्यपाल देता है राष्ट्रपति को। और राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में क्या लगवाता है, जो है संवैधानिक आपातकाल, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन जिसको हम कहते हैं, तो राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगवाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कि राज्य जो लोक सेवा आयोग है RPSC, उसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त कौन करेगा, राज्यपाल नियुक्त करेगा अनुच्छेद 316 के तहत। लेकिन उसको हटाने की मैं बात करूं तो केवल राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करते हैं और उसकी सेवा शर्तें और कार्यावधि तय करते हैं। अनुच्छेद 243 के आपको पता है कि 73वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत जो है हमारी पंचायती राज व्यवस्था की जाती है, तो उसमें उनका चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन जो आयुक्त हैं उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो अनुच्छेद 243 के तहत कौन करते हैं, राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। आयुक्त को उसी विधि से तथा उसी आधार से हटाया जा सकता है, मतलब निर्वाचन आयुक्त जो है उसको उसी विधि आधार से हटाया जा सकता है जिस विधि से या फिर जिस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी कदाचार या फिर अक्षमता के आधार पर जो है राज्यपाल जो है वो हटा सकते हैं किसको, निर्वाचन आयुक्त को। तो इस प्रकार हमने देखा कि आयुक्त को जो है किस विधि से और किस आधार पर हटाया जा सकता है, उसी विधि से या फिर उसी आधार से हटाया जा सकता है जिस विधि आधार से किसको हटाते हैं, जो हमारे उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको हटाते हैं। वह राज्य के जो विश्वविद्यालय है उनका कुलाधिपति होता है, वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। और राज्यपाल जो है राज्य में कुलाधिपति होने के नाते केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों की नियुक्ति करता है और उन्हें हटा भी सकता है। तो वह जो है राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, वो केंद्र के विश्वविद्यालयों का जो है कुलाधिपति नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। और वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और इसको जो है कुलाधिपति होने के नाते जो है वो कुलपति की जो है नियुक्ति करता है, कहाँ पर, विश्वविद्यालयों में, और उन्हें हटा भी सकता है। तो ये जो है राज्यपाल नियुक्ति करते हैं कुलपतियों की। राज्यपाल जो है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और लोकायुक्त आदि अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्ति करता है। तो ये जो अन्य जो पद हैं, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और लोकायुक्त, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, यहाँ पर राज्यपाल नियुक्ति करता है। तो ये हमने देखा कि जो राज्यपाल की जो कार्यपालिका जो संबंधित शक्तियाँ हैं वो क्या क्या है, मतलब नियुक्ति के संदर्भ में। और हमने देखा अनुच्छेद 163 देखा, अनुच्छेद 164 देखा, अनुच्छेद 165 देखा, अनुच्छेद 166 देखा, अनुच्छेद 167 देखा। तो ये संबंधित अनुच्छेद देखे और फिर हमने नियुक्ति देखी थी कि भाई निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, अन्य जो महत्वपूर्ण पद है वहाँ पर नियुक्ति करता है, उससे संबंधित शक्तियाँ। तो व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों में सबसे पहले आता है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में ये उल्लेखित है कि राज्य जो विधानमंडल है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, राज्यपाल होता है, विधानसभा होते हैं और विधान परिषद शामिल होते हैं। तो व्यवस्थापिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल होता है। और हमने देखा था कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्री परिषद होता है और हमारी क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। तो ये 4 थे कार्यपालिका में और 4 हमारे होंगे और 3 हमारे होंगे व्यवस्थापिका में। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के 17 आयुक्त करते हैं, 17 आहूत करते हैं और 17 वसान करते हैं, लेकिन वो भंग नहीं करते, ठीक है ना, जो मतलब एक तरीके से स्थगित नहीं करते, वो 17 वसान करते हैं और विधानसभा को वो भंग करते हैं। ये इसका मतलब ये हुआ कि आपको विधानसभा का सत्र बुलाना है तो सत्र आहूत करना है तो फिर कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अगर उसका सत्रावसान करना मतलब उस सत्र को समाप्त करना है तो वो कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। लेकिन आपको जब सत्र किया जाता है, वो सत्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, विधानसभा चल रही है और फिर उसको जो बीच में यहाँ पर स्थगित किया जाता है वो जो है उससे संबंधित तो कौन से होंगे, जो अध्यक्ष होगा उस विधानसभा या फिर विधान परिषद, उसका अध्यक्ष जो है वो उसको स्थगित करेगा। लेकिन उसको जो सत्रावसान और सत्र
आहूत करने का जो कार्य है वो किसका है, वो राज्यपाल का है। तो अनुच्छेद 174 के तहत ये उल्लेखित है। अनुच्छेद 175 में यह उल्लेखित है कि राज्यपाल जो है विधानमंडल को संबोधित करते हैं और उन्हें विधानमंडल को संदेश भेजने का भी अधिकार है। तो विधानमंडल को संबोधित करना और विधानमंडल को संदेश भेजने का अधिकार किसके तहत राज्यपाल को मिला हुआ है, तो अनुच्छेद 175 में जो है राज्यपाल को मिला हुआ है। अनुच्छेद 174 में देखा सत्रावसान और सत्र को आहूत करते हैं और विधानसभा को भंग करते हैं। और अनुच्छेद 168 में हमने देखा है भाई जो व्यवस्थापिका उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। अनुच्छेद 176 में ये उल्लेखित है कि राज्यपाल वर्ष के प्रथम सत्र तथा विधानसभा चुनाव के बाद के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। तो अनुच्छेद 176 में ये उल्लेखित है कि जो राज्यपाल हैं वो एक तो हमारा जो वर्ष होगा उसका प्रथम यानी जो बजट वाला जो सत्र होता है उसको जो है जो नियुक्त जो संबोधित करते हैं, राज्यपाल संबोधित करते हैं। और विधान सभा जब चुनाव हो जाता है और उसके बाद जो प्रथम सत्र बैठता है उसको भी कौन करते हैं, राज्यपाल संयुक्त रूप से यहाँ पर संबोधित करते हैं। तो ये जो है उन्होंने राज्यपाल की शक्तियां बताई गई हैं किसके तहत, अनुच्छेद 176 में तहत कि राज्यपाल वर्ष के प्रथम सत्र तथा विधानसभा चुनाव के बाद के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 171 में यह उल्लेखित है कि राज्यपाल जो है विधान परिषद में उसकी कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कहाँ से मनोनीत करते हैं, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा जो है इसका अगर ज्ञान है और उस व्यक्ति को क्या करेगा, राज्यपाल नियुक्त करेगा। कहाँ पर, विधान परिषद में यहाँ पर मनोनीत करेगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 171 में बताया गया है, उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 188 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को राज्यपाल अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञा करवाया जाता है। मतलब अनुच्छेद 188 में ये लिखा गया है कि जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, जब विधानसभा चुनी जाती है उसके बाद उसके सदस्य बनते हैं और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं जो नियुक्त होते हैं उनको जो है शपथ दिलवाने का जो कार्य है कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। या फिर व्यवहार में क्या होता है कि विधानसभा होती है तो विधानसभा का चुनाव हो जाता है, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर जो है उसको शपथ दिलाएंगे कौन, किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे और उसको दिलाएंगे शपथ राज्यपाल। फिर प्रोटेम स्पीकर जो है विधानसभा के अन्य सदस्यों को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। तो अनुच्छेद 188 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को राज्यपाल अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञा करवाया जाता है। व्यवहार में विधानसभा जो राज्यपाल है विधानसभा के वरिष्ठ सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। वे प्रोटेम स्पीकर ही राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और विधान परिषद के सदस्यों को विधान परिषद के सभापति शपथ दिलाते हैं। तो विधान परिषद की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सभापति उसको शपथ दिलाएंगे और विधानसभा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर शपथ दिलवाने कायम जो है प्रोटेम स्पीकर जो एक वरिष्ठ न्याय सदस्य होगा उसको राज्यपाल शपथ दिलाएंगे और प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करेंगे और फिर प्रोटेम स्पीकर जो है विधानसभा के अन्य सदस्यों के दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 333 के तहत क्या करेगा, राज्यपाल विधानसभा में एक जो आंग्ल भारतीयों को क्या करता है, मनोनीत करता है। लेकिन यह व्यवस्था 25 जनवरी 2020 तक की थी। उसके बाद ये सक्रियता जो है अनुच्छेद 104वां जो संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम आता है, विधेयक होता है 2020 जो अधिनियम बनता है बाद में, तो उसकी जो है उसके बाद से जो है ये व्यवस्था जो है उसकी निष्क्रिय हो जाती है कि भाई जो एक आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करना है या फिर मनोनीत करना है, कहाँ पर, विधानसभा में। कौन करता था पहले, राज्यपाल करता था, लेकिन अब जो है ये राज्यपाल आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं करता है, कहाँ पर, विधानसभा में। ये जो है राज्यपाल राज्य के जो लेखों से संबंधित राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की जो रिपोर्ट है उसका प्रकाशन जो है या फिर उस रिपोर्ट को ये विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है कौन, हमारे राज्यपाल साहब। राज्यपाल जो है ये जो है उस रिपोर्ट का कहाँ पर करते हैं प्रकाशन या फिर प्रस्तुत करते हैं, विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। किस किस रिपोर्ट की, ये तो वित्त आयोग की, एक राज्य लोक सेवा RPSC की और एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। अगला देखिए, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल को भेजा जाता है तब क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं कि भाई कोई भी जो विधेयक है वो कानून कैसे बनता है, वो अधिनियम कैसे बनता है। तो जब भी विधानमंडल है कोई भी पारित कर देती है विधेयक को तो फिर वो जाता है राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल के पास बहुत सारे विकल्प हैं। यहाँ पर राज्यपाल के साथ जो है 3 विकल्प हैं मेन तो देखे तो स्वीकृति देने पर जो है ये अगर कानून बन जाएगा, अगर वो यस दे देते हैं, अगर सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं तो फिर वो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा।
एक बार वो पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं कि भाई नहीं, एक बार इस पर पुनः विचार कीजिए कि भाई आपने जो प्रावधान किए हैं क्या वो सही है या नहीं है, तो एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। और तीसरा ये करते हैं कि ना तो ये स्वीकृति देते हैं और ना ही क्या करते हैं, ये इनकार करते हैं। ना ही स्वीकृति देंगे ना ही इनकार करेंगे, अपने पास रख लेंगे। तो ये जो है कोई भी अगर पारित होता है विधेयक, तो राज्यपाल जो है एक तो या तो उसको सहमति प्रदान कर सकते हैं, या फिर उसको इनकार या फिर ना स्वीकृति देंगे, या फिर जो है एक बार पुनः विचार के लिए यहाँ पर भेज सकते हैं। वह विधेयक को जो है अन्य बात करें तो एक प्रकार का वह विधेयक होता है जो एक तो राष्ट्रपति के पास भेजना अनिवार्य होता है, और अगर राज्यपाल चाहिए कि भाई नहीं ये विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना अनिवार्य है, तो वो जो है उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है। ये भी अधिकार जो राज्यपाल को दिया गया है, तो वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है। लेकिन मेन जो कार्य करता है वो मेन कार्य केवल यही करता है कि उसको या तो स्वीकृति देगा, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए भेजेगा, या फिर ना तो स्वीकृति ना ही उसको इनकार करता है। लेकिन एक जो है यहाँ पर वो विधेयक को यहाँ पर राष्ट्रपति के पास, यहाँ विधेयक होगा, विधायक नहीं होगा, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 200 में है। किस यहाँ पर है, अनुच्छेद 200 में जो इसका उल्लेख देखने को मिलता है कि वो राष्ट्रपति के पास विधेयक को भेजता है। ये राज्यपाल का सविवेक है। मैंने पहले ही बताया था कि संविधान का जो है, संविधान में जो है वो राज्यपाल के जो सविवेक जो शक्तियां हैं उनका स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति के संबंध में ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 200 में ये स्पष्ट उल्लेख है कि उच्च न्यायालय जो है उसकी शक्तियों को प्रभावित करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के पास अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे विधेयक होंगे जो राष्ट्रपति के पास भेजने अनिवार्य होंगे। इसमें एक ये है कि भाई अगर आप उच्च न्यायालय की शक्तियाँ उनको कम कर रहे हो या फिर ज़्यादा कर रहे हो, जैसे मतलब उनका प्रभावित कर रहे हो, तो फिर आपको राष्ट्रपति के पास वो विधेयक भेजना होगा। और फिर ये अनुच्छेद 201 में ये उल्लेखित है कि राष्ट्रपति इस प्रकार के विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं अथवा पुनर्विचार हेतु भी वो भेज सकते हैं। और अनुच्छेद 201 में यह भी उल्लेखित है कि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु भेजे गए जो विधेयक है उस पर राज्यपाल 6 माह के भीतर क्या करवाएगा, पुनर्विचार कराएगा। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो अपने पास कितने भी समय तक रख सकते हैं, और राष्ट्रपति यहाँ पर मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करते हैं। ठीक है ना। अगर राष्ट्रपति ने यहाँ पर विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेज दिया कि नहीं भाई आप भी वापस जो है इस पर पुनर्विचार कीजिए, तो उस प्रकार राज्यपाल को जो है 6 माह के भीतर क्या करवाना होगा, पुनर्विचार करवाना होगा। अब हम देखते हैं अध्यादेश को, अध्यादेश क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। अध्यादेश का जो उल्लेख है यहाँ पर 213 में है, और अगर हम बात करें राष्ट्रपति के संदर्भ में तो यहाँ पर देखने को मिलता है 123। अनुच्छेद 123 में जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित अध्यादेश हैं, और अनुच्छेद 213 में जो है वो हमें देखने को मिलता है राष्ट्रपति के संबंध में, नहीं जो राज्यपाल के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में। अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की क्या है, व्यवस्था है, और ये जो है उसकी शक्ति कहाँ पर प्रदान की गई है, अनुच्छेद 213 में प्रदान की गई है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है तब जो राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं कि भाई अगर विधान सत्र नहीं चल रहा और कोई भी जो कानून है वो बनाना इम्पोर्टेंट हो गया है, तो फिर आप वो जो है अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकते हैं। अध्यादेश जारी करना राज्यपाल का सविवेक रूप नहीं है, बल्कि वह मंत्रिपरिषद की जो सलाह पर अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 213 में यह भी स्पष्ट उल्लेखित है कि जो है अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है, ऑब्वियसली उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन विषयों पर जो है विधानमंडल को कानून बनाने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। यानी ये तो राज्य सूची और ये हमारी दूसरी है हमारी समवर्ती सूची। तो यहाँ पर जो है राज्यपाल जो है इन पर अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार हो गए योग्य हैं, मतलब अध्यादेश भी जो है एक तरीके से कानून होने के कारण, विधि होने के कारण न्यायपालिका में जो है चुनौती देने योग्य हैं। किसको, अध्यादेश को चुनौती दी जा सकती है, ऑब्वियसली दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की विधि है। ये विधि इसलिए क्योंकि विधानमंडल का जब सत्र नहीं चल रहा है तो कानून बनाना अगर इम्पोर्टेंट है तो कानून बनाया जा सकता है किसके माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से। तो एक प्रकार का विधि हो गया, तो इसकी वजह से उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अध्यादेश जो है विधानसभा के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहता है। आपको पता है कि किसी भी सत्र के मध्य 6 माह
माह से अधिक जो है दूरी नहीं होगी तो 6 माह और 6 सप्ताह तो जो है उसके तहत जो है ये अध्यादेश जारी रह सकता है। अगर आप विधान जो है जो सत्र है वो बैठ गया और 6 माह के 6 जो सप्ताह हैं उसके तहत अगर उसको अनुमति नहीं प्रदान की गई, उसको स्वीकृति नहीं दी गई, तो फिर यह अध्यादेश जो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।